हाय एवरीवन। बच्चों, जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लिया है, आज हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। और इंडियन इकोनॉमी को चैप्टर एक्सप्लेन करने की बजाय मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस निकाले हैं इस चैप्टर में से। और जो जिनमें से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जिनको थोड़ा सा घुमा के वो लोग दे सकते हैं। तो आप ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मतलब, और इनसे बेस्ड पे जो भी टॉपिक आपको लगेगा इन क्वेश्चंस में, उनको आप अच्छे से रीड करिएगा, तो वो काफ़ी कुछ आपका कवर कर लेगा। तो ये 25 क्वेश्चंस हम एक बार डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो हम बोलेंगे स्टैगनेंट थी। अब आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप उसमें से स्टैगनेंट इकोनॉमी जो होगा उसको मार्क करेंगे। ठीक है, स्टैगनेंट का मतलब क्या हुआ? ठहरी हुई, जिसमें आपका कोई मतलब आप बोलेंगे बहुत ही स्लो या बहुत ही लो लेवल पे ग्रोथ हो रही हो, उसे स्टैगनेंट बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज कॉज्ड बाय। हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ज़्यादा डिके हुआ। क्यों? उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था टैरिफ पॉलिसी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ टैरिफ पॉलिसीज़ लगाई थी कि उन्होंने जो यहाँ से बाहर हमारा रॉ मटेरियल बाहर जाएगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। वहाँ से जो वो हमारे यहाँ पे लेके आएंगे, इंपोर्ट मतलब हमारे इंडिया में होगा ब्रिटिशर्स वहाँ ब्रिटेन से, उस पर भी टैक्स नहीं होगा। और जो हम यहाँ से बाहर भेजें, अगर हम अपना पर्सनल कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी कंट्री पे, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स होगा। तो इस वजह से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो डिके हो गया। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या रहा? टैरिफ पॉलिसी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर है स्वेज कैनाल। ये आपको याद रखना है, इसका ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक कैनाल बनाई थी जिससे वो इजीली यहाँ से और ब्रिटेन तक सामान जाने के लिए और आने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बनाया गया था, एक कैनाल बनाई गई थी। वो कब बनी थी? 1869 में। ठीक है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 1869 जब स्वेज कैनाल वॉज ओपन्ड। ठीक है, इट वॉज द डायरेक्ट रूट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ। हमारा इंडिया मेनली किस चीज़ का एक्सपोर्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? प्राइमरी गुड्स का। मतलब हम फिनिश गुड्स तो बन ही नहीं पाते थे हमारे, उन लोगों ने इस तरह हमारी इकोनॉमी को कर दिया था। बेसिकली हमें रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। तो हम प्राइमरी गुड्स को ही रॉ मटेरियल बोला जाता है, तो हम उसके एक्सपोर्टर बन गए थे। ठीक है, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स। आपके पास ऑप्शन आएगी प्राइमरी गुड्स, सेकेंडरी गुड्स, इस तरह से। नेक्स्ट है कि जैसे रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। किस ईयर में ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया? वो था 1850। ओके, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्टर वॉज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? मेजर जो हमारे कंट्री की जीडीपी थी, और आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिस सेक्टर का था, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, ट्रेड से, इन सबसे, तो हमारा एग्रीकल्चर जो था उसी से ही सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ती थी। तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था? एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाया उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड। अब डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा जाए कि हमारी पॉपुलेशन में किस तरह का बर्थ रेट या डेथ रेट या लिटरेसी रेट पढ़ेंगे आप, या मोर्टेलिटी रेट, इन, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में देखना इज कॉल्ड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो उस टाइम कैसा था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? तो उस टाइम हम बोलेंगे, आपके पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शन आ सकते हैं, बट बेसिकली इसका आंसर ये होता है कि उस टाइम हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था। ठीक है, क्योंकि उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी और हेल्थ की प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी लोगों को, तो ये दोनों हाई थे।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बिकॉज जो लेडीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको अच्छी केयर नहीं होती थी, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता था, या जो बच्चे हुए हैं उनको ढंग से नहीं मिला सब कुछ, ठीक है। और लिटरेसी रेट, और इसको बोलेंगे कि एजुकेशन वाइज भी बहुत कम था, मेल फीमेल दोनों का काफ़ी कम था, और पर्टिकुलरली फीमेल का तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है एजुकेशन। तो इस पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में, हमारा हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे, और लो लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन इनके बेस पे अगर आता है तो। नेक्स्ट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ द वन विच शोज़, बेसिकली इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या होती है? ये वो होती है जिसमें बहुत ही वेरी स्लो और नो ग्रोथ इन इकोनॉमिक, वेरी स्लो और नो ग्रोथ इन द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो होती है इसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गॉट सीवियरली अफेक्टेड अंडर द कॉलोनियल रूल? सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई थी जब कॉलोनियल रूल आया था, ब्रिटिशर्स जब आए थे? तो उस टाइम हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट है, व्हेन वाज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इनकॉर्पोरेटेड? कब बनी थी? तो इसका ईयर आप याद करेंगे 1907, ठीक है। कहाँ पर? सेटअप इन जमशेदपुर, बिहार। क्लियर? ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। मैं एक बार फिर से आपको ये दिखा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था यहाँ पे आने का, किस लिए आए थे? टू रिड्यूस द कंट्री टू द स्टेटस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर। बेसिकली वो हमारे कंट्री को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना चाहते थे अपने। वो चाहते थे कि यहाँ से हम लोग सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाए, वहाँ से फिनिश गुड्स को वो फिर हाई प्राइस पे बेचे, ठीक है। तो दैट वाज द मेन पर्पस। फिर नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है आधे से ज़्यादा, वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू। उन्होंने हमें इस तरह बना दिया था कि हमारा सारा जो ट्रेड था बाकी कंट्रीज़ की बजाय आधे से ज़्यादा किसके साथ था? उन्हीं लोगों के साथ, ब्रिटेन में, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, इस तरह की पॉलिसीज़ बना दी थी उन्होंने। नेक्स्ट है, व्हाट वर द यूजेस ऑफ रोड्स दैट वर बिल्ट? जो रोड्स उन लोगों ने बनाई वो क्यों बनाई, उसका क्या फ़ायदा था? बेसिकली वो लोग जो था आर्मी को इंडिया में मोबिलाइज़ करने के लिए, टू मोबिलाइज़ द आर्मी विद इन इंडिया, ठीक है, इधर से उधर जाने के लिए इजीली जो था उन्होंने रोड्स डेवलप करी उसके लिए। नेक्स्ट, विच सर्विस हेल्प्ड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया? जो जो उन्होंने सर्विसेज बनी, जैसे रोड्स बनाई, रेलवे बनाया, ऐसे टेलीग्राफ सर्विस और अलग अलग बनाई, तो उसमें से कौन सी ऐसी सर्विस थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने में हेल्प होती है? तो वो थी टेलीग्राफ सर्विस उन लोगों की, ठीक है। जैसे अगर बोलेंगे रोड्स किस लिए थी? मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, है ना। इस तरह टेलीग्राफ सर्विस से लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने में हेल्प मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया? इंडस्ट्रियलाइजिंग होता है कि आप इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो, अगर वो कम हो जाएं तो उसको डी लग जाएगा आगे, डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। तो उनका मोटिव क्या था, मतलब क्यों वो हमारे यहाँ से इंडस्ट्रीज़ को कम करना चाहते थे? तो बेसिकली उनका जो मोटिव था, दो उनकी आप पॉलिसीज़ बोल सकते हो जो उन्होंने सोची हुई। एक तो था कि इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना, मतलब ब्रिटेन में यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाना, और सेकंड मार्केट फॉर फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, और यहाँ से सस्ते में वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ पे फिनिश गुड्स बनाते थे और उनको यहाँ पे महंगे में बेचते थे। तो एक तरह से उनकी वो टू फोल्ड पॉलिसी थी, जो उनका मोटिव था हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में करने का। क्लियर? नेक्स्ट है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एक 1921 जो है उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा जो इंडिया था फर्स्ट फेज़ में था, जिसमें बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज़्यादा
हुआ करते थे। लेकिन 1920 के बाद कुछ बेटर हुई कंडीशन, और हमारा बर्थ रेट तो था बट डेथ रेट जो था वो थोड़ा सा कम हो गया, तो एक दूसरे फेज़ में हमारे इंडिया ने शिफ्ट हो गया था, तो इसलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है 1921 को। क्लियर। नेक्स्ट है हुज एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। एक्चुअली नेशनल इनकम पे बहुत सारे जो थे इन लोगों ने अपना नेशनल इनकम, इकोनॉमिस्ट बोल सकता है, जो अपनी अपनी एस्टीमेट्स बताए, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा था उसमें 3-4 नाम हैं आपके, तो उसमें VKRV राव जो थे उनके एस्टीमेट सबसे सिग्निफिकेंट थे, तो ये आप नाम याद कर लेंगे। ठीक है। फिर मेजर कंट्रीब्यूशन टू GDP ऑफ द कंट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। सेम हम जैसे हमने पहले पढ़ा कि मेन एग्रीकल्चर जो था या प्राइमरी सेक्टर जो था हमारा, उसका ही मेन कंट्रीब्यूशन था हमारे GDP में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर जो था उसका कंट्रीब्यूशन मेजर, जो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच सर्विस रिमेन थ्रू आउट इनएडिकेट अंडर कॉलोनियल रिजाइम। एक्चुअली बहुत सारी सर्विसेज, रोड, रेलवेज़, है ना, पोर्ट्स और टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज जो थी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी थी। तो कौन सी ऐसी सर्विस थी जो बिल्कुल वेस्ट रही, जो किसी थ्रू आउट इनएडिकेट जिसको बोला उन लोगों ने, तो वो थी पोस्टल सर्विस। ठीक है, तो इन सब में से अगर जो बिल्कुल काम नहीं आई या वेस्ट रही उनकी, वो थी पोस्टल सर्विस। नेक्स्ट, मेन इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूलर बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया वॉज। रेलवे इंट्रोड्यूस करना जो क्यों करा, उसका उनका मेन इंटेंशन क्या थी। ऐसा तो नहीं कि हमारे इंडियंस को वो हेल्प करना चाहते थे, उनका अपना पर्सनल मोटिव था जो जिस फ़ायदे के लिए उन्होंने किया। वो क्या था? टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड, जिससे वो इजीली ट्रेड कर पाएँ, है ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इजीली। तो इसलिए उन्होंने ये बनाई रेलवेज़। द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड इन। अच्छा, जो इसमें क्या है आपका, तो इसमें क्या है कि पहली बार हमारा जो सेंसस है, जो पॉपुलेशन है, पहली बार कलेक्शन कैलकुलेट करना उसको स्टार्ट हुआ, और फिर वो एवरी 10 ईयर्स में कलेक्शन करा जाता है, सर्वे होता है। तो फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ, पहली बार जब स्टार्ट हुआ वो 1881 में स्टार्ट हुआ। तो कुछ ही ईयर हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मसलिन इज़ अ कॉटन। ठीक है, मलमल जो हम जिसको बोलते हैं, इज़ अ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन। कहाँ से स्टार्ट हुआ वो? तो वो हमारा बंगाल से। क्लियर, बंगाल से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर का? जब आप किसी चीज़ को अपने लिए रखने के अलावा बाकी जो सरप्लस है उसको आप बेचना शुरू कर देते हैं, उसको बोला जाता है कमर्शलाइजेशन। जब आप बेचते हैं एग्रीकल्चर, तो प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स तो पहले अपने लिए ही यूज़ होती थी, फिर उनको, लेकिन उसकी जगह उन्होंने बाकी चीज़ों को, ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप ग्रो करें, चाहे वो हमारे लिए अच्छी थी या नहीं, उनको कैश क्रॉप्स बोला गया, तो उन्हें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपकी आप बोल सकते हैं जैसे कि आपका कॉटन था, जूट था, इंडिगो, ये सब उनको ज़्यादा फोर्स किया ग्रो कराने के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ वीट, राइस हमारा जो है वो फूड क्रॉप है, जिनको आप अपनी पॉपुलेशन या अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर 1921, जैसे हम ग्रेट डिवाइड वाला हमने ईयर जो बात करी थी 1921, इंडिया वाज अंडर डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक का मतलब भी हमने पढ़ा था पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बेसिकली। तो 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में था, जब डेथ रेट और बर्थ रेट ये सब बहुत ही हाई था, तो बिफोर 1921। इसके बाद हम सेकेंड स्टेज में आ गए थे। क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन फार्मिंग इज़ डन टू फोकस द नीड ऑफ फैमिली, इट मीन्स, मतलब फार्मिंग एक तो होती है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है कि अपनी फैमिली के लिए हम क्रॉप उगा रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ अगर फैमिली के लिए करी जा रही है तो उसे बोला जाएगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आपको उसमें कमर्शलाइजेशन या कुछ भी और भी चीज़ें आ जाएंगी,
ऑप्शंस में, तो आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है उसको, तो वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चंस है वो मैंने बनाया है, जो 2-3 बुक से अच्छे से ढूंढ के, और जो कॉमन जो मुझे मिले कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस हैं। बट अगर आपको लगता है कि एक सेकेंडरी लेवल पे दोबारा और क्वेश्चंस बनाए जाएँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मैं एक वीडियो फिर से उन क्वेश्चंस के लिए बनाऊंगी। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।